नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। भारत को घेरने की तैयारी कैसी हो रही है, आज उसके ऊपर बड़ा खुलासा हम लेकर आए हैं। और मोदी को लेकर के कि किसी भी सूरत में तीसरे टर्म की अपेक्षा जिनको नहीं थी, तो पूरी ताकत ये लगाई गई 2024 में नरेंद्र मोदी को किसी तरह से सत्ता से बाहर किया जाए। और उसका बहुत कुछ हद तक थोड़ा प्रभाव भी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर पहुंच गई। इरादा ये था उन्हें 150 या 200 तक सिमटाने की, कि अगर 150 और 200 तक बीजेपी सिमट जाएगी तो मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चली जाएगी। लेकिन 2024 में वो काम हुआ नहीं। कोशिश बहुत तगड़ी की गई थी, प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी। मुट्ठी भर किसान जो कुछ एक खास इलाके से आ रहे थे, उनको पूरी तरह से आंदोलित करके, उनको सरकार के खिलाफ खड़ा करके, और उसमें थोड़ी बहुत गलती सरकार से भी हो गई थी। उस दौरान उनको वो विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं थी जो वो विधेयक ला रहे थे। हालांकि कहा जा रहा है कि उस विधेयक से किसानों का हित होता, लेकिन किसान उसको अलग तरीके से समझे। उस विधेयक के बारे में जरूर किसानों के मन में आपत्ति हुई और वो आपत्ति में कुछ हद तक सच्चाई भी थी। लेकिन उसको आधार बना करके जो खेल चला, वो आप सबने देखा। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, 383 दिनों तक लगातार चलने वाला आंदोलन, लगातार सड़कों पर बैठ करके सारी तैयारी थी वही सब कुछ दोहराने की। और इसलिए आपको याद होगा कि जब कीलें ठुकवाई जा रही थी और सेना को अलर्ट किया गया था, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा पुलिस इस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे और इंटेलिजेंस एजेंसी रात दिन दिल्ली के सभी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर हो, गाजियाबाद बॉर्डर हो, या इधर दूसरा राजस्थान की तरफ से जो बॉर्डर है, सारे बॉर्डरों पे इंटेलिजेंस की एजेंसी चाक चौबंद थी। उसके बाद भी जो लाल किले पर लाल किले पर जहां तिरंगा फहरता है, उस तिरंगे पर चढ़ करके जो नंगा नाच हुआ, वो कोशिश वही थी मित्रों। जो कोशिश पहले म्यांमार में हुई, अफगानिस्तान में हुई, श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, नेपाल में हुई, और अब फ्रांस में हो रही है। ताजा जो आग लग रही है, वो फ्रांस में लग रही है। नेपाल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा, बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा, म्यांमार में क्या हुआ आपने देखा, अफगानिस्तान में क्या हुआ ये आपने देखा, और अब फ्रांस की सड़कों पे आगजनी हो रही है और वहां इमैनुअल मैक्रों का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पूरी तरह से फ्रांस में वो जो आंदोलन चला, अब जो चल रहा है, वो किसकी वानगी है? नेपाल में जो आगजनी हुई वो किसकी वानगी है? लेकिन अभी थोड़ा सा भारत में 2024 चुनाव के पहले जो कारस्तानी थी कोविड के दौरान, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। उस 22 के चुनाव को ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बनी कि उत्तर प्रदेश में इसका इम्पैक्ट हमें करना है, और किसानों के मुद्दे जो थोड़े बहुत सही थे, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा करके उसमें फिर खालिस्तानी गैंग,
और पूरा इकोसिस्टम लेफ्ट लिबरल खड़ा हो गया और उनको लगा कि ये बहुत ही माकूल मौका है जब मोदी को यहां से हटाया जा सकता है। तो ये तैयारी बहुत जबरदस्त थी। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों में, उसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे भारत की खुफिया एजेंसी क्यों चाक चौबंद दोबारा हो गई है। नेपाल में वो 6-7 लोग कौन थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया और इसमें किसकी हिस्सेदारी है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप आते ही अपना सब कुछ, अपना सारा विचार बदल लिया? जो भारत के प्रति उनका विचार हुआ करता था, उस विचार से 360 डिग्री टर्न हो गया। टोटल टर्न, कंप्लीट टर्न। अब वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो मोदी को अपना दोस्त बताते थे और मोदी जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप से ये अपेक्षा कम से कम भारत को नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले बांग्लादेश में तो उसके पहले ही तैयारी हो गई थी सारे कुछ। हर जगह अमेरिकी डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है, आज मैं उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। और वो 7 लोग, 6-7 लोग जिन्होंने नेपाल की पूरी दिशा बदल दी है, नेपाल नेपाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और उसका रिश्ता अमेरिकी डीप स्टेट के साथ क्या है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ क्या है, सीआईए किस प्रकार से लोकल एशियन कंटिनेंट में आईएसआई का मदद लेकर के इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन बांग्लादेश, ऑपरेशन नेपाल को अंजाम दिया है। और ऑपरेशन श्रीलंका भी उसका ही हिस्सा था। आज मैं उन सभी लोगों के नाम आपके सामने रख रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन आ रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि 35 साल का नौजवान बालेन शाह, कोई बालेन शाह कौन है? बालेन शाह में ऐसा क्या है जो काठमांडू के मेयर बन जाते हैं? और बालेन शाह का अमेरिका से रिश्ता क्या है? बालेन शाह एक रैपर हैं। बालेन शाह का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है कि लोग उनके दीवाने हो जाए। 8 लाख सिर्फ फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत बड़ा फॉलोइंग नहीं है, रीजनेबली अच्छा फॉलोइंग है। उसी प्रकार से एक्स पे 3,73,000 के आसपास उनका फॉलोअर है। और यूट्यूब पे 7 लाख कुछ सब्सक्राइबर है। इतना बड़ा सब ये नहीं है कि वो हीरो बन गए हैं। पूरे देश में, पूरे नेपाल में बालेन शाह की तूती बोलती हो, ऐसा नहीं है। भारत में मिलियंस ऑफ मिलियंस, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन इंस्टाग्राम के फॉलोअर वाले आपको हजारों में, सैकड़ों मिल जाएंगे। हजारों तो नहीं, सैकड़ों मिल जाएंगे। और हमारे यहां तो ट्विटर पे फॉलोअर्स की कोई कीमत नहीं है। एक्स पे सैकड़ों, हजारों मिल जाएंगे जिनका फॉलोअर आपको 2 मिलियन, 3 मिलियन से अधिक है। एक्स पे ठीक है, यूट्यूब पे हो सकता है कि बहुत एक्टिव नहीं हो, तो यूट्यूब पे उनका नहीं है फॉलोअर। इनका यूट्यूब पे भी एक्टिव थे, रैपर थे, उनसे पैसा कमाते थे, गूगल इन्हें पैसा देता होगा। तो ये बालेन शाह का जो प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो 7 लाख कुछ हजार एक यूट्यूब पे, 8 लाख इंस्टाग्राम पे और 3.25 लाख एक्स पे। इसी से वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बालिन शाह को वही गैंग, वही मेगासेसे गैंग प्रमोट कर रहा है, वही डीप स्टेट सीआईए प्रमोट कर रहा है, वही रॉकफेलर, फोर्ड, ओपन सोसाइटी,
इन सब का ताना बाना एक साथ मिला हुआ है और बालन शाह को प्रमोट किया गया। दूसरे हैं लबी लिमछने, ये पत्रकार हैं बेसिकली, रवि लिमछने, और स्टिंग ऑपरेशन करते हुए ये बड़ा नामी हो गए थे। ये एक बार मंत्री भी बने सरकार में, रवि लिमछने। तीसरे हैं डोनाल्ड लू। अब यही असली खिलाड़ी हैं, डोनाल्ड लू। यही डोनाल्ड लू बांग्लादेश भी लैंड करते हैं और बांग्लादेश में भी वहां पर भाईजान यूनुस से मिलते हैं। और उसके बाद डोनाल्ड लू का कारनामा बांग्लादेश में शुरू होता है और फिर ये कहानी बनी। मैं आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो इंप्रेशन हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस अलग थी, कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों, मतलब दोनों विचारधारा के लोग, लिबरल भी और ऑर्थोडॉक्स भी और थोड़ा दक्षिणपंथी भी, सारे विचारधारा के लोगों के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ है। कहा क्या जा रहा है कि सभी नेताओं से वहां की जनता नाराज है और खासतौर से युवा नाराज है। कहा क्या गया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। कई ट्रिलियन डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप कहेंगे, तो शायद अब नेपाल को दोबारा नेपाल बनने में कम से कम 50 वर्ष लग जाएंगे। 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स थे, उस सबको ध्वस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया है। मंत्रियों के जो बंगले थे उसको खत्म कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है झालानाथ की, उनकी हत्या कर दी गई है। शेर बहादुर देउबा को पिटाई की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा पीटा गया है और ब्रूटल पिटाई हुई है मित्रों, ब्रूटल और ब्रूटल आगजनी। अगर आंदोलन होता तो आंदोलन को कोई लीड कर रहा होता और फिर कोई डिमांड रखता कि ये करिए तो हम ये छोड़ देंगे। आगजनी क्यों हुई? ये कौन सा गुस्सा है? अब मुझे याद आ रहा है मित्रों, पुरी के शंकराचार्य की भविष्यवाणी 2018 में, पुरी के शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की कि सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत नेपाल से होगी और बाबा पशुपतिनाथ, शिव की भूमि है नेपाल, शिव की भूमि पर इस तरह का घोर अत्याचार हुआ और इसे आप जेन जेड, जेन जी जिसको कहते हैं आप, जेन जी, ये मूवमेंट का नाम दिया गया। अभी फ्रांस में जो मूवमेंट शुरू हुआ है उसको कहा गया है ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस के मूवमेंट का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग। और नेपाल में जो ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये संसद भवन की ही है और इसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट की भी तस्वीर होगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, जिस तरीके से जेन जी, जेन जेड का जो ये मूवमेंट नाम दिया गया है, उसी तरीके से फ्रांस में दिया गया है ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। अब फ्रांस में भी ये कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। डोनाल्ड लू के अलावा एक संगठन है हमी नेपाल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। इसका सीधा संबंध, हमी नेपाल का सीधा संबंध अमेरिका से पता चला है। सूदन गुरुंग ये इनके इसी हमी नेपाल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका भी संबंध है। दीपक भट्टा ये एक बिजनेसमैन है और इन सबका कहीं ना कोई रिश्ता सीधे तौर पर अमेरिका से है। डबल सिटीजनशिप भी है और जो दोहरी नागरिकता है इनकी, वो अमेरिका की भी है। एक तरफ नेपाल की और दूसरी नागरिकता अमेरिका की। दीपक भट्टा के बाद नाम है संदूक रुइत। ये एक पेशे से डॉक्टर हैं
और शायद इन्हें ही मैग्सेसे अवार्ड मिला है, संदूक रॉय। अब ये जो नाम है, बालेंसा, रवि लिमछाने, डोनाल्ड लो, हमी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन के सूदन गुरुंग, दीपक भट्टा, संदूक रोहित, ये सभी जो खिलाड़ी हैं, इन्हीं खिलाड़ियों ने नेपाल में आगजनी, ब्रूटल मर्डर और नेपाल को तबाही का प्लान बनाया। ये 7 किरदार। अब आप सोच लीजिए, 6-7 किरदार पर्दे के पीछे रह करके कितना बड़ा अभियान चला सकते हैं। और उस अभियान के पीछे, इन 7 किरदार के पीछे जो सीआईए और पाकिस्तान की आईएसआई है, उससे भी सहयोग लिया जा रहा है। सीआईए और अमेरिका के अन्य डीप स्टेट के अन्य स्टेक होल्डर्स, उसका सीधा बैकिंग, फंडिंग हर तरह से किया गया और इन्हीं 7 खिलाड़ियों को सामने रखा और नेपाल को तहस नहस कर दिया गया। अब बात उठ रही है, अब नेपाल में कहा जा रहा है कि एक पूर्व चीफ जस्टिस हैं नेपाल की, वो लेडी हैं सम कार्की नाम की, वो कमान संभाल सकती हैं। या बालेन शाह को, जो एक म्यूजिक रैपर है, उस बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। सवाल है कि अभी केपी शर्मा ओली कहां हैं? कुछ पता नहीं है। क्या वो दुबई भाग गए, क्या वो चाइना भाग गए, या सीधे अमेरिका भाग गए? ये ऑपरेशन का हिस्सा है। शेर बहादुर देवबा के घर पे आपने देखा कि किस तरह से हाथापाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। झालानाथ की पत्नी, जो पूर्व प्रधानमंत्री है झालानाथ, उनकी पत्नी को मारते मारते मार दिया, पिटाई करते करते उनकी मौत हो गई। आग के हवाले कर दिया सभी घरों को। ये मामूली आंदोलन मित्रों नहीं है। और ये ट्रेलर दिया जा रहा है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उधर म्यांमार, इधर अफगानिस्तान, इन सब के बहाने ट्रेलर दिया जा रहा है 2 देशों को। आप ध्यान से सुनिए, खाली अमेरिका निशाने पर नहीं है, इस निशाने पर चाइना भी है। लेकिन चाइना में यह मुमकिन नहीं है क्योंकि चाइना एक क्लोज्ड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है। मतलब वहां पर किसी की दखल है ही नहीं। वहां अमेरिकी सोशल मीडिया का कोई बोलबाला नहीं है। न तो वहां गूगल है, न ही वहां फेसबुक है, न ही वहां एक्स है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये पूरा पूरा का पूरा मूवमेंट जो है नेपाल में भी सोशल मीडिया के बैकिंग से चला। जैसे बांग्लादेश में सोशल मीडिया की ही बैकिंग से वो आंदोलन चला। अब मैंने आपको एक दिन पहले बात बताई थी कि माननीय राहुल गांधी बार बार उनके भाषणों में आप जब कहीं देखेंगे तो बोलेंगे अब मामला सेट हो गया। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी। अब मामला सेट हो गया, अब सब कुछ सेट है, अब देखो सब कुछ सेट है। ये भाषा कहां से आती है? सब कुछ सेट मतलब किसी प्लानिंग का हिस्सा है। वो देश में बदलाव के लिए या कोई राजनीतिक नैरेटिव ईमानदारी से चलाने के लिए, सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो तिकड़म कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। और उस साजिश जब ये साजिश जैसे शब्द शामिल होते हैं तभी ये मामला, इस तरह के शब्द आते हैं, अब सब कुछ सेट हो गया। मतलब ये सेट हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? अक्सर इवन पार्लियामेंट में भी वो कह रहा है अभी तो मैं सेट हो रहा हूं, मैं स्टांस ले रहा हूं, अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। मतलब मैं जो बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलने के, परफॉर्म करने के लिए बोलूंगा। मतलब वो बोलना, वो उनकी भावना जनता से नहीं जुड़ी हुई है। उनको ये जुड़ा हुआ है कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूं। माने हाउ ही इज ए गुड स्पीकर। तो पार्लियामेंट में वो बोलते हैं अभी तो मैं सेट हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, उनको जब किसी बात पे टोका जाता है, रोका जाता है, तो वो कहते हैं अभी तो मैं सेट हो रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जब उनको कंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, कहा अभी तो मैंने शुरू ही किया, मतलब अभी तो सेट हुआ हूं, सेट हुआ हूं। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग वही होता है
जहां वाकई में सेट करने की प्लानिंग होती है कि सेट किया जाए। किसी के मुंह से भी, किसी नेता के मुंह से आप इस तरह का शब्द नहीं सुन सकते हैं, कभी तो मैं सेट हो रहा हूं, अभी तो मैं सेट हुआ। दो बातें हो सकती हैं, या तो बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी के वो हिस्सेदार हैं और हैं, उसका फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहा हूं, उनकी पार्टी के नेता आईएसआई का एजेंट बन करके सदन में बैठा, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र माननीय तरुण गोगोई, और माननीय तरुण गोगोई की पत्नी आज भी पाकिस्तानी एनजीओ के साथ मिलकर के काम कर रही है। आज भी माननीय तरुण गोगोई का फ्रीक्वेंट विजिट हो रहा है पाकिस्तानी एम्बेसी में। बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनके, और इसीलिए माननीय जो तरुण गोगोई हैं, वो बिल्कुल यकायक सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए तरुण गोगोई फोरफ्रंट पर आ गए हैं। उसी डीप स्टेट की प्लानिंग का हिस्सा है जो इस गांधी परिवार को भी नियंत्रित कर रहा है। वरना तरुण गोगोई की तरह तो सचिन पायलट भी हैं। सचिन पायलट क्यों नहीं आए फोरफ्रंट पे? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं आए फोरफ्रंट पे, और आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ना पड़ा। आरपीएन सिंह थे, युवा नेता थे आरपीएन सिंह, उत्तर प्रदेश से। आरपीएन सिंह को भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। मनीष तिवारी बड़े वोकल हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, और मनीष तिवारी का तो सीधा संबंध भी है साहब उनका। पूरा अमेरिकी और वर्ल्ड उस फ्रेटर्निटी में बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत अच्छा रिश्ता है उनका, जहां मैं इशारा कर रहा हूं। क्योंकि मेरी खुद खुद व्यक्तिगत बात हुई कोविड के जमाने में, और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया जो मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को उठाया नहीं। तो उनका तो रिश्ता है ही है। मनोज तिवारी नहीं आए फोर फ्रंट पे। क्यों नहीं आए मनीष तिवारी, और क्यों ये आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र ही सबसे आगे क्यों आ जाते हैं? क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से करोड़ों रुपए डोनेशन मिल रहे हैं? करोड़ों रुपए। और ये फोर्ड, रॉकफेलर, ओपन सोसाइटी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन्हीं फाउंडेशंस के जरिए अमेरिकी डीप स्टेट अपना काम करती है। सामने से आपको लगेगा कि वो हेल्थ केयर के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में बढ़िया काम कर रहे हैं, फाइनेंस एंड इंक्लूजन के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब आपके डेटा को आपको नियंत्रित करने के लिए इन ग्रुप को आगे बढ़ा करके आपका सब कुछ उनके पास रहता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो डिजिटाइजेशन है, इसके ऊपर सरकार को चाक चौबंद रहना पड़ेगा। कभी भी ब्लैकआउट ये लोग कर सकते हैं। आपको अपने सर्वर की आवश्यकता होगी, और भारत को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो आपने बनाया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन भारत ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसको ध्यान रखिए। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को सरकार को इमीडिएटली इमीडिएटली उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, और हर कंप्यूटर में भारत ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना सब कुछ इंस्टॉल होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, और इस दिशा में सरकार को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इसके लिए युवाओं को काम करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन लेट कर दी प्रधानमंत्री आपने। 11 साल हो गए हैं। अब आपको यह बात समझनी चाहिए, हालांकि हम तो आपको पहले से बतला रहे हैं, लेकिन अब आप अलर्ट हो गए हैं। भारत की खुफिया एजेंसी बार बार यह संदेश सरकार तक पहुंचा रही है कि अब अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस दोहराने की प्लानिंग खत्म नहीं हुई है। यह प्लानिंग 2022 में ही हो गई थी, जब सीएए, एनआरसी और फार्मर्स बिल को लेकर के बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की प्लानिंग हुई थी। वो मूवमेंट अगर ईमानदार होती तो उनके नेता सामने से आकर के कहते, लेकिन बाद में हालांकि प्रधानमंत्री इस मामले में काफी होशियार निकले, और उन्होंने किसान बिल को वापस ले लिया। उनको मालूम था प्लानिंग बहुत बड़ी है।
ये हो सकता था कि बांग्लादेश के पहले कुछ इस तरह के कांड भारत में भी कराए जा सकते थे। श्रीलंका के पहले हो सकता था यहां कुछ हो जाए। श्रीलंका में 2022 में हुआ और उसके बाद बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में हो गया। कल्पना नहीं की थी लोगों ने। पहले राजशाही को वहां पर खत्म किया। राजशाही ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, राजशाही को खत्म किया। आप सोचिए, जहां कभी अंग्रेज जिस देश को गुलाम नहीं बना सका, नेपाल को, मुगल कभी गुलाम नहीं बना सका, उस देश में ये हालत हो रही है, इंटरनल गृह युद्ध शुरू हो गया। तो ये बालेन शाह और लामचे और ये 5-7 लोगों की कारस्तानी से हो जाएगा? नहीं होगा। ये हामी, नेपाल, सूदन गुरंग, दीपक भट्टा, संदूक रोहित, लंबी लमीछे, डोनाल्ड लू तो प्लेयर है खैर, और बालेन शाह, ये 5-7 लोगों से हो जाएगा काम? नहीं होगा। बहुत बड़ी प्लानिंग थी और इसमें जो डोनाल्ड लू है, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। वो पहले यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और फिर उनको आगे बढ़ा करके उनको पॉपुलराइज करते हैं। जैसे बालन शाह को भी पॉपुलर किया पहले और फिर उसको धीरे-धीरे अपने नजदीक लाया। ये जो संदूक रोहित हैं या दीपक भट्टा हैं, इन सबको, सूदन गुरंग को, सबको अपने नजदीक लाया, सबको टास्क दिया गया और उस टास्क के हिसाब से ये सारा काम हुआ और आज नेपाल जल के खाक हो चुका है। भारत में ये नामुमकिन है। सुन लें, सुन लें। भारत में अगर कोई आंदोलन इस तरह का करने का प्लानिंग होगी, तो मोदी के तो खिलाफ नहीं होगी। हाँ, कुछ जातिवादी, परिवारवादी, राजशाही लोगों के खिलाफ जरूर आंदोलन हो सकती है। जातिवादी, परिवारवादी और राजशाही, इनके खिलाफ जरूर आंदोलन हो सकता है। मोदी के खिलाफ आंदोलन असंभव है और इसीलिए भारत को घेरने की तैयारी भारत के बॉर्डर से हो रही है। भारत में ये नाकाम रहेंगे। एजेंसी को अलर्ट रहना पड़ेगा 24 घंटे। हमें जो जानकारी है कि खुफिया एजेंसियां हर एक बिंदु पर नजर रखे हुए हैं और खासतौर से नेपाल के बाद जो फ्रांस में हुआ है, उस पर भी बहुत बारीक नजर है कि ये आग क्या फैल सकती है हर जगह। और अभी राहुल गांधी मलेशिया की यात्रा पर हैं, तो इसका क्या तुक है? कोई रिश्ता है इन सब का? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब जब इस तरह की बातें होती हैं, अक्सर राहुल गांधी विदेश के दौरे पर पाए जाते हैं। खैर, भारत में नेपाल दोहराने की जो प्लानिंग हो रही है, वो तो बिल्कुल असंभव है। हाँ, ये बात जरूर है कि मोदी के रहते हुए जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी थोड़ी ठुकाई ठीक से होगी। योगी भी है ना, तो ठुकाई थोड़ी सी ठीक से होगी। तो ये प्लानिंग फेल होगी, लेकिन नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।